बिहार की राजनीति में एक ऐसा शख्स है जो शिखर तक पहुंचे और फिर वापसी का रास्ता ऐसा अपनाया कि पिछले चुनाव में उन्हें किसी गठबंधन का हिस्सा तक बनाने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने घर वापसी की। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने अभी दिया परिचय, उसका सही सटीक बैठने का काम कर दिया है। आप सोच रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जीतन राम मांझी हैं। नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर थोड़ा सा घसका कर नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में बैठ गए और बैठने के साथ ही ये तय कर लिया कि अब नीतीश कुमार के साथ ही जीना है और नीतीश कुमार के साथ ही मरना है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है कि भाजपा को थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चूटी काटने का मौका मिल जाता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार प्रयास करते हैं कि मांझी के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, लव कुश के माध्यम से, इन सारे समीकरणों के माध्यम से भाजपा को उसके द्वारा किए गए कुकर्मों की सजा दे। तथाकथित कुकर्म मैं बोल दूं, कौन सा कुकर्म? चुनाव में जो नीतीश कुमार के साथ, लोजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार के लिए किया गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नंबर 3 पर चले गए, उसी को कुकर्म आज कलयुग में कहा जाता है राजनीतिक भाषा में। लेकिन इस सारा जो मामला है, इसमें फ़ायदा किसका हुआ? जीतन राम मांझी, जिसको अल्टीमेटम देने के बावजूद तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया, वो आज इतना भाव ले रहे हैं कि एमएलसी वाले मुद्दे पर आपको याद है इनका बयान? वैक्सीन जब लेने गए थे कोरोना का, तो याद है इनका बयान? बंगाल में चुनाव जो हारी थी भाजपा, तो याद है इनका बयान? ऐसे कई मंजर हैं, मैं याद दिलाता जाऊंगा, आपको याद आता जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है दलील कि मिलॉर्ड, तेजस्वी यादव से अलग हटने के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज नीतीश के साथ जाते ही इनका कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का, इन सब की लॉटरी लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार लकुश साधने जा रहे हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता है, लेकिन मांझी जी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी मांझी जी को साथ रहकर चिराग पासवान को नेगेट करना, उनके जो वोट बैंक है पिछड़ों का, उसको नेगेट करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ध्येय है। लेकिन मांझी केवल एक वोट बैंक के समीकरण का हिस्सा नहीं है, वो नीतीश कुमार के सिपे सालार भी हैं, साथ में खड़े रहते हैं। आरसीपी और ललन की तरह नहीं, बल्कि एक अन्य पार्टी के बड़े नेता की तरह एलाई है भाई। और जब हमने देखा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने, तो साथ में अपना वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट लेकर जीतन राम मांझी पहुंच गए थे और जीतन राम मांझी वहीं खड़े थे। और जब नीतीश तेजस्वी दबाव बना रहे थे मोदी के ऊपर कि आपको जातिगत जनगणना में एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा ओबीसी के लिए, और जो सिफारिशें हैं उनकी पे भी चर्चा करनी पड़ेगी, मंडल आयोग को सही ढंग से लागू करना पड़ेगा, इन सारे दबावों के, इन सारे प्रेशर पॉलिटिक्स के दौरान जीतन राम मांझी वहां मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी ये इशारा कर रही थी कि एनडीए के 3 दल, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और जदयू, तीनों वहां मौजूद ही नहीं, बल्कि इन्होंने दबाव भी बना दिया है भाजपा पर। हालांकि वहां भाजपा के नेता भी एक मौजूद थे। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ जा रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूं। जहां एक तरफ तेजस्वी और नीतीश के एक होने की कवायदें शुरू हो गई, वहीं जीतन राम मांझी ने अपना पुराना रुख फिर से अख्तियार कर लिया है। और उन्होंने एक चैनल से बात करने के दौरान, जिसका फुटेज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा आपको करना पड़ेगा, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है भाजपा को और कहा है कि यदि आप जल्दी से जल्दी ये काम नहीं करेंगे, यानी ये जो होने जा रहा है सेंसस, इसमें अगर नहीं ऐड किया जाएगा ओबीसी का कॉलम, तो हम डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यही बात अंत में उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव को, जिसके बाद वो महागठबंधन से बाहर हो गए थे। और बाद में बहुत सारा डोरा डालने के बावजूद वो वापसी नहीं किया था उन्होंने। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें दिख रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को घेरने का एक बड़ा चक्रव्यूह रच चुका है, जिस चक्रव्यूह का हिस्सा नीतीश कुमार आज नहीं तो कल बन जाएंगे। ऐसे में इस सीट, जिस सीट पर वो बैठे हैं घसका कर नीतीश कुमार को, उस सीट की मिल्कियत नीतीश की है। और अगर नीतीश घसक कर जगह नहीं देंगे या नीतीश ये सीट ही छोड़ देंगे, तो इस सीट पर जीतन राम मांझी का दावा नहीं होगा और ना ही किसी और को वो घसका पाएंगे। तो अन्य कोई समीकरण न बने, इसलिए मांझी जी सटल हैं नीतीश के साथ। लेकिन सटल रहने के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के साथ लगातार
स्वामी भक्ति दिखाई है। और जो बातें नीतीश कुमार ने कही हैं उन पर आपको याद ही होगा, मैं फिर से एक बार याद दिला लूँ कि वैक्सीन के दौरान उन्होंने कहा था कि इस पर नीतीश जी का भी फोटो होना चाहिए, आखिर खर्चा तो नीतीश जी के पॉकेट से हो रहा है। सही बात है। और अब जो वो कह रहे हैं इसमें सीधी सी बात है कि भाजपा को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। अब भाजपा को तय करना है कि जीतन राम मांझी के इस बयान को गरजना समझना है या बरसना समझना है। क्योंकि एक बात तो है, बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी भले ही बहुत इधर से उधर गए हों, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। और मुझे नहीं लगता कि भाजपा बिना छतरी के जिस तरह से आजकल खड़ी है वो रिस्क लेना चाहेगी कि जीतन राम मांझी बरस के दिखाएं। तो इस खबर में इतना ही। अगली किसी खबर में फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। खबरों का सिलसिला तो चल ही रहा है। अगर आपको इन खबरों को देखकर अच्छा लग रहा हो, मेरी शैली पसंद आ रही हो, हमारे चैनल पर जो खबरें चल रही हैं वो देखकर आपको संतुष्टि मिलती हो, तो शेयर कीजिए मालिक, शेयर कीजिएगा तो आपको, आपके बच्चों को बहुत दुआ मिलेगी। जय। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।